और चलिए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। विधानसभा चुनाव का जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी ध्रुवीकरण का भी दांव चला जाने लगा। इसके साथ ही सवाल भी पूछे जाने लगे हैं कि क्या बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोटों के बंटवारे की पटकथा लिखी जा चुकी है। मुर्शिदाबाद से उठी हुमायूं कबीर की सियासत क्या बंगाल में मुस्लिम वोटों का नया गणित लिखेगी या फिर टीएमसी के लिए राह को आसान करेगी? जवाब जानना चाहते हैं तो कुछ तस्वीरें आपके सामने रखता हूं। तस्वीरों को बड़ा ध्यान से आप देखिए। बाबरी स्टाइल वाली मस्जिद की नींव रखकर सुर्खियों में आ गए टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर। इन्होंने आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। ये तभी की तस्वीरें, आप देखिए किस तरीके से पार्टी के नाम का ऐलान किया गया। पार्टी का नाम रखा गया है जनता उन्नयन पार्टी। पार्टी का नाम और झंडा तय करने के साथ ही हुमायूं कबीर ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी तय कर दिए। पार्टी के लॉन्च के दौरान मुर्शिदाबाद की बेलडांगा में एक बड़ी रैली की, ममता बनर्जी पर तीखे हमले किए, साथ ही ममता बनर्जी को बहस की चुनौती भी दे दी हुमायूं कबीर। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আপনার সৎ সাহস থাকলে, সততা থাকলে আপনি বিশ্ববাবুকে ডেট দেন, আপনার সময় মতো বের করুন। हुमायूं कबीर मंच पर माइक लेकर इधर से उधर आ जा रहे थे। सामने ताली पीटने वालों की भीड़ थी, लिहाजा हुमायूं कबीर का हौसला बुलंद था। हाथ में माइक था, मंच पर एक तरफ से दूसरे कोने पर घूमते हुए तकरीर करने में मशगूल थे हुमायूं कबीर। ममता बनर्जी को बहस की चुनौती दे रहे थे। कहा कि मुर्शिदाबाद की 22 सीट में से एक भी सीट जीतकर दिखा दे। बीजेपी पर भी हुमायूं कबीर ने निशाना साधा। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया। कहा कि जीत के बाद कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी रैली करेंगे। सुनिए। আপনি আমাকে বলছেন গদ্দার, আপনি রাতের অন্ধকারে মালদা থেকে এসে আপনি আমাকে সাসপেন্ড করার কার সাথে কথা বললেন? আমি মমতা ব্যানার্জি আপনাকে মুর্শিদাবাদে 2011-তে একটা পেয়েছিলেন। हुमायूं कबीर की पार्टी सामने लोगों की भीड़ और भीड़ के बीच में पार्टी का ऐलान और मकसद की बंगाल में सरकार बनाएंगे। सवाल है कि इससे फायदा किसको मिलेगा? हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में एक नई बाबरी स्टाइल की मस्जिद बनाने की नींव रखी थी और इसकी तस्वीर को बहुत हद तक अयोध्या में जो ढांचा था उससे मिलता जुलता था तस्वीर। इसके चलते ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि अलग बात है कि वो पिछले 1 साल से बाबरी की बात कर रहे थे, लेकिन निकाला भी गया। सवाल यह है कि क्या वही हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की राजनीति में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर तो नहीं बनने वाले? यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हुमायूं कबीर भले ही बाबरी स्टाइल की मस्जिद बनाकर चर्चा में आए हों, लेकिन जिस वंदे मातरम को लेकर कई मुसलमान और मुसलमानों के वोटों पर एक मुश्त दावा करने वाली पार्टियां करती रही हैं, हुमायूं कबीर ने उसी वंदे मातरम के नारे मंच से लगाए और समर्थकों से भी लगवाए। जरा सुनिए। वंदे मातरम पर देश की संसद में बहस हो गई और आपने सुना कि ओवैसी और कई सारे इस्लामिक स्कॉलर सड़कों पर भी कहते रहे वंदे मातरम बोलने की इजाजत उनका धर्म नहीं देता है। लेकिन हुमायूं कबीर मुसलमान है, बाबरी मस्जिद का नींव रख चुके हैं, नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं, मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने का दावा, खुद को एक बड़ा ठेकेदार साबित करना चाहते हैं, लेकिन मंच से वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। साफ है कि हुमायूं कबीर ने राजनीति का मध्यम मार्ग चुना। हुमायूं कबीर की सबसे बड़ी ताकत उनका स्थानीय मुस्लिम नेतृत्व है। बीजेपी से खुला टकराव मुस्लिम ध्रुवीकरण में मदद कर सकता है और यही हुमायूं कबीर की रणनीति का अहम हिस्सा भी। बंगाली मुस्लिम पहचान के कारण मुर्शिदाबाद में मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा उनके साथ आ सकता है। यही वजह है पार्टी बनाने के साथ ही हुमायूं कबीर खुद को किंग मेकर बता रहे हैं। सुनिए। कोशिश तो करेंगे अकेला ही बहुमत लेने के लिए, नहीं होगी तो मेरा ऊपर तो भरोसा सब लोगों को करना पड़ेगा। यही हालत आएगी, हैंग असेंबली होगी, कोई को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। मिलेगी तो मेरा पार्टी मिलेगी, नहीं तो सब लोग को मेरा पीछे रोकने के लिए बोलूंगी। तो कह रहे हैं कि अगर मुझे बहुमत नहीं मिला तो लेकिन सारी पार्टियां मेरे पास इतनी ताकत रहेगी कि वो मेरे पीछे आ जाए। अब सवाल है कि हुमायूं कबीर को क्या इतनी वोटों के जरिए ताकत मिलेगी? बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही ममता बनर्जी ने कभी लेफ्ट के गढ़ को ध्वस्त किया था।
लेकिन अब ममता दीदी के ही एक शागिर्द ने यही फॉर्मूला अपनाया है और किंग मेकर का सपना देखा। अब हुमायूं कबीर के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है वो भी आपके सामने रखता हूं। 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में 27% मुस्लिम है। मौजूदा वक्त में बंगाल में करीब 32% मुस्लिम आबादी का अनुमान है। 130 विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोटर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव है। यहां पर जीत और हार यही मुस्लिम वोटर्स तय करते हैं और यही 130 में 90 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट गेम चेंजर साबित होते हैं। जाहिर है इन्हीं मुस्लिम वोट के सहारे हुमायूं कबीर किंग मेकर बनना चाहते हैं। लेकिन सवाल बाकी है और सवाल बाकी है कि क्या वाकई हुमायूं कबीर ममता बनर्जी का चुनावी गेम बिगाड़ सकते हैं या फिर यह एक अलग तरीके का गेम, यह समझना भी जरूरी है। हुमायूं कबीर की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि पूरे पश्चिम बंगाल में उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है। भले वो कहते रहे, दावा ठोकते रहे कि उनको बहुमत मिल जाएगा या फिर वो किंग मेकर बन जाएंगे, लेकिन सवाल है कि पूरे पश्चिम बंगाल में उनका जनाधार है तो नहीं। यानी पहचान के अभाव से उन्हें जूझना होगा। हुमायूं शहरी या राज्य स्तरीय नेता नहीं बल्कि एक स्थानीय नेता माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि क्रॉस द पश्चिम बंगाल उनकी कोई इमेज है या फिर कोई जनाधार है। हुमायूं कबीर के पास मजबूत संगठन, जमीनी टीम और भरोसेमंद सहयोगी की कमी है जिनके दम पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन आप सोचिए, इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि सरकार बना लेंगे। इसके अलावा बंगाल में पहले से फुरफुरा शरीफ के मौलवी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की मुस्लिम पार्टी आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट मौजूद है, जो पहले से अपना कैडर बना रही है। फिलहाल हुमायूं कबीर बाबरी स्टाइल में बन रही मस्जिद को लेकर उत्साहित है। उन्हें लगता है कि इस तस्वीर को सामने रखकर, इस एजेंडे को सामने रखकर वो पश्चिम बंगाल में एक बड़ा नेता बन जाएंगे, सरकार बना लेंगे। मस्जिद वाली जगह पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए भीड़ भी उमड़ रही है और यही भीड़ उनका हौसला बढ़ा रही है। इस बीच मुर्शिदाबाद में बाबरी स्टाइल में बन रही मस्जिद को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। मोहन भागवत ने कहा है कि यह फिर से झगड़ा बढ़ाने का राजनीतिक षड्यंत्र है। सुनिए मोहन भागवत। फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। मुर्शिदाबाद वाली बाबरी को लेकर संघ प्रमुख के बयान पर हुमायूं कबीर भी बोले, लेकिन मोहन भागवत के बयान के बारे ममता बनर्जी पर ही निशाना साध दिया। सुनिए जरा हुमायूं कबीर। ये मुख्यमंत्री के साथ आरएसएस का प्रधान मोहन भागवत जी के साथ अंडरग्राउंड में वो वाजपेयी जो था उसी टाइम से इनको सब क्या रिलेशन है सब लोग को पता है, खुला हो गया। ये मुख्यमंत्री आरएसएस को जो सत्ता में आया 2011-20 में, उसी टाइम में ओनली फॉर सारा बंगाल में जो आरएसएस का ब्रांच था, शाखा था, वो 558 था। आज का दिन में ममता बनर्जी आरएसएस को मदद देने, इनको पुलिस अधिकारी लोग मदद देने के लिए 12,000 पहुंच गया। आप सोचिए कि हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि दरअसल टीएमसी आरएसएस मिले हुए, लेकिन इन सारी बातों का लब्बो-लुआब क्या है? वो ये है कि हुमायूं कबीर के टारगेट पर अब टीएमसी है, इसीलिए हुमायूं ममता बनर्जी से सियासी अदावत को हवा दे रहे हैं और आरएसएस प्रमुख ने बयान दिया तो उसको टीएमसी से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि गठजोड़ है। लेकिन ममता बनर्जी को राजनीति का लंबा तजुर्बा है। ऐसे में तीखे बयानों से हुमायूं कबीर अपनी राजनीति को कहां तक ले जा पाते हैं? सुर्खियां तो जरूर बटोर लेंगे, भीड़ सामने ताली भी बजा देगी, लेकिन क्या सियासी अमली जामा वो अपनी सियासी पारी को पहना पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और क्या अगले साल होने वाले चुनावों में ममता बनर्जी को टक्कर दे पाते हैं? ये तो खैर 4 महीने बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मुस्लिम वोटों के एक और दावेदार ने बंगाल की राजनीति को चुनाव से पहले ही दिलचस्प जरूर बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या चौंकाने वाला खुलासा बांग्लादेश में हो गया कि अब दीपू हत्याकांड को बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के ताबूत में आखिरी कील कहा जाता है। बांग्लादेश में दीपू दास की बेरहमी से मॉब लिंचिंग हो गई। कट्टरपंथी छात्र नेता हादी की हत्या की साजिश का कॉमन कनेक्शन भी अब जुड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ कट्टरपंथी जमातों को बांग्लादेश में दहशत के माहौल बनाने की छूट देने वाली मोहम्मद यूनुस सरकार का झूठ भी अब पर्दाफाश होता दिख रहा है। इसी के बाद बांग्लादेश में हिंदू भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश में सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस को उन्हीं के शब्द याद दिलाए जा रहे हैं। बेलगाम कट्टरपंथियों के गुनाहों का हिसाब करने की मांग हो रही है। इसी के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दीपू दास हत्याकांड बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है? बांग्लादेश की सत्ता में बैकडोर से जमाते इस्लामी को बिठाने का काम
और जो प्लान यूनुस ने बनाया था, क्या वो प्लान फेल होने वाला है? इसकी चर्चा होगी आने वाले समय में। लेकिन हाँ, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें विभत्स हैं और बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं को टारगेट किया गया है, इसको लेकर चर्चा दुनिया भर में हो रही। लेकिन जिन सवालों की चर्चा मैंने की, सवाल उठ क्यों रहे, तो उसके लिए बांग्लादेश की स्पेशल ब्रांच के चीफ रफीकुल इस्लाम का बयान आपको सुनना चाहिए। कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी हत्याकांड के 9 दिन की जांच के बाद बांग्लादेश के स्पेशल ब्रांच की तरफ से कहा गया कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि हादी का हत्यारा भारत भाग गया, हमें तो उसके आखिरी लोकेशन तक की जानकारी नहीं है। तो आप सोचिए, यूनुस की सरकार जो फिलहाल चल रही है, जो जमाते इस्लामी के इशारे पर काम कर रही है, वो एंटी इंडिया नैरेटिव फैला रही है। लेकिन रफीकुल इस्लाम ने वो बात कह दी जिससे मोहम्मद यूनुस सरकार की सांस अटकनी तय। रफीकुल के बयान का सीधा मतलब यही है कि बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाया गया वो एक सोची समझी साजिश है, जिसका सिरा भारत नहीं बांग्लादेश से ही जुड़ रहा है। हादी के मौत की आड़ लेकर कट्टरपंथियों की भीड़ ने बांग्लादेश के मैमनसिंह में हिंदू मजदूर दीपू दास को बेरहमी से मॉब लिंचिंग कर दी थी और उसके शव को बीच चौराहे पर टांग कर आग लगा दी थी। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा था, सिहरन पैदा हो गई थी, रोंगटे खड़े हो गए थे, मजहबी नारे उस भीड़ ने लगाए थे। आप सोचिए किस तरीके की कट्टरता है। आईएसआई के इशारे पर जमाते इस्लामी का जो षड्यंत्र है और जिसके इशारे पर मोहम्मद यूनुस चल रहे हैं, वो बांग्लादेश में करना क्या चाहते हैं, ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक करती। दीपू दास पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगाया गया, ये बात भी अब खुल चुकी है और सवालों के घेरे में बांग्लादेश की पुलिस है, क्योंकि दीपू दास का आखिरी वीडियो पुलिस थाने का है। उसके बाद दीपू के मॉब लिंचिंग का वीडियो सामने आया, जिसमें बांग्लादेश में उसे कट्टरपंथियों के बीच भीड़ ले जाती हुई देखी। तो आप ये सोचिए कि क्या हुआ, पुलिस थाने में था, फिर उसके बाद कट्टरपंथी उठा ले जाते। बांग्लादेश पुलिस ने अभी तक इस वीडियो पर चुप्पी साध रखी। लेकिन सवाल है कि मुंह खोलेंगे तो बोलेंगे क्या? आरोप तो खुलकर लग रहे हैं कि दीपू दास को मॉब लिंचिंग के लिए कट्टरपंथियों की भीड़ को पुलिस ने ही जानबूझकर सौंप दिया था। तो आपने तस्वीर देखी, अभी भी ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, इस हिस्से में पुलिस घेरे में दीपू दास, लेकिन उसके बावजूद वो कट्टरपंथियों की भीड़ के हिस्से सौंप दिया जाता है, बीच चौराहे पर टांग कर उसकी जान ले ली जाती। तो क्या पुलिस ने सौंपा नहीं कट्टरपंथियों को? और यही वजह है कि पुलिस जुबान नहीं खोली। इस वीडियो के सामने आने के बाद ढाका में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और मोहम्मद यूनुस सरकार से इंसाफ की मांग शुरू कर। लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात में इंसाफ क्या हिंदू संगठनों को मिलेगा? ढाका में प्रेस क्लब के बाहर जुटे लोग कट्टरपंथी जमात पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिन 10 आरोपियों की गिरफ्तारी दीपू दास की हत्या को लेकर की गई है, बांग्लादेश पुलिस अभी भी उनकी पहचान नहीं बता रही है। तो सवाल है कि पकड़ा किसको, किसको पकड़ा, नहीं पकड़ा, सही आदमी को पकड़ा या मामले को रफा दफा किया जा रहा है, कौन जानता है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी का दीपू दास की हत्या में क्या रोल है, इस पर भी बांग्लादेश पुलिस ने चुप्पी साध रखी। लेकिन साजिश की कड़ियां अब एक दूसरे से जुड़ने लगी हैं, खुलने लगी हैं। दूसरा सिरा इस पूरी साजिश का कट्टरपंथी छात्र हादी हत्याकांड से बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी की बड़ी नेता नीलोफर ने चौंकाने वाला दावा किया। नीलोफर ने बांग्लादेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि हादी का संदिग्ध हत्यारा जमाते इस्लामी से जुड़ा हुआ है, जमाते इस्लामी से जुड़ा हुआ है। जमाते इस्लामी, जिसे शेख हसीना की सरकार में बैन संगठन घोषित कर दिया गया था क्योंकि आईएसआई के इशारे पर कट्टरपंथ की विचारधारा को बांग्लादेश में फैला रहा था। यूनुस सरकार आई तो जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया और अब कहा जा रहा है कि यही जमाते इस्लामी के आदमी ने मार दिया हादी को। तो जमाते इस्लामी आईएसआई के इशारे पर और उसके आदमी ने हादी की हत्या की, तो क्या ये आईएसआई का सीधे तौर पर कांड नहीं है? 1971 की लड़ाई में जमाते पाकिस्तानी सेना को खबरें देकर बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम करवा रही। बांग्लादेश में पिछले साल तख्तापलट के बाद जमात के मुखिया शफीकुर रहमान को जेल से रिहा किया गया था। जमात को बांग्लादेश के चुनाव में उतरने की मंजूरी भी दी गई। जमात ने उसी के बाद से बांग्लादेश में एंटी इंडिया माहौल को हवा देना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी फौज के अफसर और आतंकी सरगना हाफिज सईद का गुर्गा बांग्लादेश इस साल आया तो वो खास तौर से जमात के नेताओं से मिला। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि जमाते इस्लामी, जो बांग्लादेश के बनने के पक्ष में नहीं था, वो अब बांग्लादेश को लेकर साजिश रच रहा है आईएसआई के साथ में। हादी की हत्या में जमाते इस्लामी का हाथ होने का आरोप बांग्लादेश की बीएनपी और एनसीपी पार्टी के नेताओं ने भी लगाया है। नतीजा, पिछले 24 घंटों में एनसीपी पार्टी के ही 2 नेताओं पर हमला हो गया। 21 नवंबर को बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर जिले में बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर के बाहर ताला मारकर आग लगा दी गई, जिसमें उसकी 7 साल की बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। संदेश था कि जमाते इस्लामी के सामने अगर खड़े हो गए और बोलोगे जमाते इस्लामी के खिलाफ तो यही हश्र होगा, 7 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा।
आज खुलना में एनसीपी पार्टी के नेता मुतालिब शिकदर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, ठीक उसी अंदाज में जिस तरह हादी को 12 दिसंबर को ढाका के बिजोई बाजार में रिक्शे पर गोली मारी गई थी। हादी के सिर में गोली मारी गई थी, मुतालिब शिकदर को भी सिर में गोली मारी गई। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जान बचेगी कि नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन एक संदेश दिया है जमात इस्लामी ने कि जैसे हादी को मारा वैसे ही आगे भी जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसको मारेंगे। गजब तो यह है कि 3 अज्ञात हमलावर अभी तक बांग्लादेश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो गिरफ्त में आएंगे कैसे? जो पुलिस दीप दास को कट्टरपंथियों के हवाले कर दे वो पकड़ेगी क्या जमात इस्लामी के लोगों को? जिस तरह हादी के हत्यारे का अता पता नहीं, उसी तरह मुतालिब को गोली मारने वाला शख्स भी गायब है। उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। आप सोचते रहिए, बांग्लादेश पुलिस को नहीं मालूम। इन सबके बीच जमात से जुड़े लोग बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर खुलकर धमकियां दे रहे हैं। दीपू दास की मॉब लिंचिंग जैसी और घटनाओं को बांग्लादेश में अंजाम देने की बात कही जा रही है, धमकी दी जा रही है कि खड़े हो गए सामने वही अशोका जो दीपदास का हुआ। यह बांग्लादेश के कट्टरपंथी जुबैर अहमद का वायरल वीडियो है जिसे आपके सामने मैं रख रहा हूं, जिसे उसने चंद घंटे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उसने दीपू दास की मॉब लिंचिंग को सही ठहराया और कट्टरपंथियों को उकसाया कि बांग्लादेश में ऐसी और घटनाएं अंजाम देना जरूरी है। यह वायरल वीडियो हजारों बार देखा जा चुका है, लेकिन बांग्ला पुलिस, जो बांग्लादेश की पुलिस है, वो सोई हुई है, एक्शन नहीं लेगी। जुबैर की गिरफ्तारी के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि बांके बिहारी के भक्तों के लिए योगी सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया। और अब बात वृंदावन के मशहूर बांके बिहारी मंदिर की। बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था कैसे चले, इसके लिए योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक कानून बना दिया। यूपी विधानसभा विधान परिषद में पारित होने के बाद राज्यपाल ने भी उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट कानून 2025 पर अपनी मुहर लगा दी। यूपी सरकार का कहना है कि इस कानून से बांके बिहारी मंदिर का मैनेजमेंट और व्यवस्थित होगा और पारदर्शी होगा। मंदिर की सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं का बेहतर ढंग से संरक्षण होगा। दर्शन के लिए श्रद्धालु के लिए बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। मंदिर से जुड़े हर एक काम के लिए एक वैधानिक सिस्टम तैयार किया जाएगा। इस कानून के जरिए बांके बिहारी के भक्त योगी सरकार के इस पहल से काफी खुश हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि अयोध्या और वाराणसी की तरह वृंदावन की भी तस्वीर बदल सकती है। बांके बिहारी मंदिर की भव्यता दिव्यता और बढ़ने वाली है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर के मैनेजमेंट के लिए बने कानून को मंदिर के ही सेवायत इससे खुश नहीं दिख रहे। उन्हें क्या आशंका सता रही है वो भी आपको आगे बताएंगे। पहले भक्तों की प्रतिक्रियाएं आप सुनिए, जो बांके बिहारी मंदिर में जबरदस्त भीड़भाड़ और अव्यवस्था से छुटकारा चाहते हैं। कि आज इतनी भीड़ हो रही है, यहाँ पास लोग जाते हैं तो भीड़ लग जाती है, बहुत मर जाते हैं भीड़ के कारण। बहुत वृद्ध आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत तकलीफ होती है। अगर कॉरिडोर सरकार ये करती है तो बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे इसको? बहुत अच्छा करा है, मगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर टाइम और बढ़ा देना, तो जैसे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, तो टाइम थोड़ा बढ़ जाए तो उसमें बहुत फायदा होगा। श्रद्धालुओं के हिसाब से जिस हिसाब से यहाँ रश है, वैसे इनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को जो है सुधारें और बनाएं, ताकि श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सकें, श्रद्धालु को सुविधा मिले और ये भीड़ कम हो। आ रहे हैं श्रद्धालु यहाँ पर, उनकी भी संख्या में बहुत हद तक बढ़ोतरी होगी। अभी बहुत से लोग पोस्टपोन कर देते हैं अपना कार्यक्रम को, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत रहती है और व्यवस्थाएं जो है वो अभी भगवान भरोसे और बांके बिहारी के भरोसे चल रही है। सबके लिए तो अच्छा है, सारे श्रद्धालुओं के लिए अच्छा है और इंसिडेंट कम होंगे उसमें। ऐसा कॉरिडोर बनारस में बना है, अयोध्या भी देखा, अयोध्या में भी बना है और आपका महाकाल में भी, हर जगह फायदा ही हुआ है उसका। तो आप चाहते हैं अभी ऐसा ही भी बनना चाहिए। आप में से कुछ लोग अगर वाराणसी गए होंगे या फिर अयोध्या गए होंगे राम मंदिर के दर्शनों के लिए, तो किस तरीके से कॉरिडोर बना है, भीड़ का मैनेजमेंट कैसे होता है, यह आपको महसूस हुआ होगा। लेकिन अगर आप वृंदावन गए होंगे, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए होंगे, तो सकरी गलियां हैं, भीड़ को लेकर कोई खास मैनेजमेंट है नहीं, इससे लोगों को परेशानी होती है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन 50,000 से ज्यादा भक्त आते हैं, जबकि त्योहारों में श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख तक पहुंच जाती है। ऐसे में भीड़ का मैनेजमेंट और श्रद्धालुओं की सुरक्षा तय करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। भक्त अक्सर दम घुटने की शिकायतें करते हैं। बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे सेवायतों और गोस्वामियों के लिए इसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गलियां सकरी हैं, इमरजेंसी निकास की कमी है, पहले से जो व्यवस्था थी वही चल रही है, अपर्याप्त सुविधाएं हैं, जिसके कारण भक्तों के बेहोश होने, चोटिल होने, कुचलने जैसे छिटपुट हादसे अक्सर होते रहते हैं। जन्माष्टमी जैसे बड़े मौके हों, बड़ा पर्व हो, तो भगदड़ का खतरा और ज्यादा बन जाता है। हालांकि पुलिस की तैनाती, दूसरे कर्मियों की तैनाती से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। साल 2022 के जन्माष्टमी को आप याद कीजिए, बांके बिहारी मंदिर में तब मंगला आरती के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें दबकर 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी।
10 से ज्यादा लोग घायल थे। यह संख्या और बढ़ सकती थी। इसी हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्राउड मैनेजमेंट पर निर्देश दिए कि इसको तय किया जाए, रेगुलेशन किया जाए, जिससे बांके बिहारी मंदिर के मैनेजमेंट के लिए ट्रस्ट बनाने और बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए यूपी सरकार उसके बाद एक्टिव हो गई कि जैसे वाराणसी की तस्वीर है, जैसे अयोध्या की तस्वीर है, उसी तरीके से मथुरा की तस्वीर को भी निखारा जाए। साल 2023 में 24 दिसंबर को भी बांके बिहारी में दम घुटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। नए साल से पहले बांके बिहारी के दर्शन के उस दिन इतनी तादाद में भक्त जुटे थे कि 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। आप सोचिए, और गलियां ऐसी सकरी हैं कि बहुत कम लोग एक साथ निकल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, कॉरिडोर बने, गलियां चौड़ी हो, बेहतर व्यवस्था बने, इसके लिए सरकार कानून लेकर आई। अब बांके बिहारी मंदिर कानून के आधार पर 18 सदस्यों वाला मंदिर ट्रस्ट बने। इसमें 11 सदस्य मनोनीत होंगे, जबकि 7 सदस्य वहां के सरकारी अधिकारी होंगे। हर 3 महीने में ट्रस्ट की बैठक होगी। इस ट्रस्ट के माध्यम से बांके बिहारी मंदिर में बेहतर क्राउड कंट्रोल, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तय किया जाएगा। नए कानून के तहत अब बांके बिहारी जी मंदिर से जुड़ा चढ़ावा, दान और चल अचल संपत्तियां इस ट्रस्ट के अंतर्गत आ जाएंगी और ट्रस्ट ही उनकी देखरेख करेगा। मंदिर को मिलने वाले हर तरह के दान और सहयोग को संपत्ति माना जाएगा। इसमें मंदिर में विराजमान विग्रह, मंदिर परिसर, परिक्रमा क्षेत्र में देवी देवताओं को अर्पित भेंट, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दी गई रकम, दान में मिले चेक और आभूषण भी शामिल हो। अभी तक मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे को गोस्वामी परिवार मैनेज करते हैं। ऐसे में अनियमितता और फंड के दुरुपयोग की आशंका भी कई बार जताई जा चुकी है। मंदिर के विकास में उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसके भी आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा पैसे लेकर वीआईपी दर्शन करवाने का मुद्दा भी कई बार गर्माता रहा, जो लेकर यह मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। बांके बिहारी के भक्त भी कहते रहे हैं कि मंदिर की पवित्रता और परंपरा बनी रहनी चाहिए, इस कानून में उसका ध्यान रखा जाना चाहिए और दान का सही उपयोग कैसे हो, इस पर भी सोचना चाहिए। बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों का एक तबका भी कहता रहा है कि मंदिर में सुव्यवस्था, सुशासन और सुगम दर्शन की जरूरत है, लेकिन सेवायतों का एक तबका नए कानून से नाखुश है। दोनों के क्या तर्क हैं वो आपको सुनवाते हैं। उज्जैन में भी हमने देखा है, राम जन्मभूमि में भी हमने देखा है, कतारों में लोग जा रहे हैं। मेरी विचारधारा 2016 से सिर्फ एक ही थी, सुव्यवस्था, सुशासन और सुगम दर्शन। ये 3 चीजों को लेके मैं 2016 से अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, चाहे आप उसको मेरा आंदोलन मान लें या मेरी आप बगावत मान लें। आज सब भक्त इस विधेयक के माध्यम से इस अधिकार से वंचित होने जा रहे हैं। न ठाकुर जी के मंदिर में फूल मालाएं चढ़ेंगी, न भोग लगेगा, न प्रसाद लगेगा, न ब्राह्मण भोजन होगा, न ठाकुर जी को फूल बंगे इत्यादि होंगे, न कोई उस सबकी सुंदर परंपरा रह पाएगी। ये सारी व्यवस्थाएं एक नियम में आबद्ध होकर के केवल रहने वाली हैं। इस टाइम आइए और इस टाइम चले जाइए। इसके अतिरिक्त भगवान का कोई हित होने वाला नहीं है। उसके सारे मौलिक अधिकारों का हनन इस विधेयक के माध्यम से सरकार कर रही है। विरोध करने वाले सेवायत दावा कर रहे हैं कि ट्रस्ट बनने के बाद भक्तों के लिए पूजा अर्चना करना मुश्किल हो जाएगा, मंदिर में परंपराओं का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्यों ऐसा? हकीकत यह है कि बांके बिहारी मंदिर कानून में मंदिर और बांके बिहारी जी के धार्मिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, बल्कि सारी व्यवस्था मंदिर की संपत्ति और दान के पारदर्शी मैनेजमेंट के लिए। पूजा कैसे हो, नहीं हो, चढ़ावा कैसे चढ़े, इस पर कोई दखल नहीं है। भक्तों के लिए वहां विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित करने की बातचीत है, लेकिन इसके विरोध में भी अलग तर्क गढ़ा जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत घनश्याम गोस्वामी। उज्जैन में भी हमने देखा है, राम जन्मभूमि में भी हमने देखा है, कतारों में लोग जा रहे हैं, ठाकुर जी के सामने पहुंचते हैं, हटो 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 के सिवाय कोई दूसरा शब्द हमने तो सुना नहीं। तो वीआईपीओ के लिए व्यवस्था है, एक अलग से गेट है, यहाँ पे भी हो जाएगा। केवल और केवल अब दर्शन वीआईपी लोगों का और वीवीआईपी लोगों का रह जाएगा। आप लोग तो धक्का खाने के लिए तैयार हो जाओ। अब सोचिए, घनश्याम गोस्वामी जो शिकायत कर रहे हैं वो शिकायत मौजूदा व्यवस्था को लेकर ज्यादा कर रहे हैं, तो अभी तो एक्ट लागू नहीं हुआ है, यानी कमियां तो अभी हैं जिनको दुरुस्त करने की बात है। चलिए फिलहाल क्लियर कट में बस अभी के लिए बस।